So जी recording. सर। So yeah. So Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mohammad Imran Sajid here again in our fifth session, जिसमें मैं आज बात करूंगा आपसे जर्नल्स के बारे में। तो जर्नल्स ऐसा नहीं है कि आसमान से उतरे हुए, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो इल्म है, जिसको मैंने बोला कि ये मादी इल्म है, कसबी इल्म है, वो इल्म है जो इंसान ने अपनी काविश से हासिल किया है। और इसको हमने इसका स्टार्ट जो है वो वैसे तो इटली में हुआ था, और जो कि 16वीं सदी का आगाज है, 1500 से समथिंग। लेकिन बाद में जब 17वीं सदी आई तो 17वीं सदी में बाकायदा पब्लिकेशन का आगाज हुआ, जिसका डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। और फिर जो वहीं से सोसाइटी स्टार्ट हुई, जिसको रॉयल सोसाइटी बोलते हैं। और जितने भी पुराने जर्नल्स हैं वो सारे रॉयल उनके साथ आएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ फिजिक्स, रॉयल सोसाइटी ऑफ फिलोसफी, इस तरह से। और फिर बाद में ये इनमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो था, इंटरेस्टिंगली जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रीजनल पब्लिकेशंस थी 17वीं सदी की, 18वीं सदी की, तो उनमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूरोप के यानी कि वॉर्स, जो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और सेकंड वर्ल्ड वॉर है, उससे बहुत पहले की बातें हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट्स की जो तहरीक चली थी, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। और अगर आप मजीद जानना चाहो तो ये खुद से सर्च करो कि ये प्रोटेस्टेंट की तहरीक क्या थी। और फिर उसके बाद ये शिफ्ट हुआ यूरोप से अमेरिका में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस फिर जो पूरी दुनिया के जो मेजर इनोवेटर्स रहे हैं वो जर्मनी और यूएसए रहे हैं, और जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं वो ज्यादातर जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, और बाद में जो है वो यूरोप अमेरिका के रहे हैं। इस तरफ उन लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी, ध्यान किया पब्लिकेशंस की तरफ। फिर जो बड़ा शिफ्ट आया वो सिर्फ 22 साल पहले आया, जो कि गूगल स्कॉलर की शक्ल में आया। गूगल ने नवंबर 2004 के अंदर गूगल स्कॉलर लॉन्च किया। और फिर गूगल स्कॉलर की वजह से उन्होंने जितना भी डाटा था, और ये शुरू में कोई 10-12 लोग थे गूगल स्कॉलर को चलाने वाले। अब शायद अभी भी शायद कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है गूगल स्कॉलर की। आप खुद से सर्च कर सकते हैं कितनी बड़ी टीम है। नॉट लेस मोर देन 100,000 पीपल, इवन लाइक 50,000 भी नहीं होंगे। आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी सर्च नहीं किया, लेकिन जब सर्च किया था आज से 15-16 साल पहले, तो पता चला था कि बहुत कम लोग गूगल स्कॉलर को चला रहे हैं। देन अब फिर डेटाबेसेस जो है उसके बारे में, जो शुरू में मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो 2016 में रिकॉर्ड किए, तो उसमें बताया था कि डेटाबेसेस होती हैं। जैसे पबमेड एक डेटाबेस है, साइंस डायरेक्ट एक डेटाबेस है, स्कोपस एक डेटाबेस है। इसी तरह से गूगल स्कॉलर भी अब एक डेटाबेस है। और डेटाबेस के बाद एक पब्लिशर होता है, जैसे नेचर एक पब्लिशर है, एमडीपीआई एक पब्लिशर है, एल्सेवियर एक पब्लिशर है। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के, और उन पब्लिशर्स के फिर आगे जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स जो होते हैं वो अब हाईली स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब बायोलॉजी के अंदर अब कोई कम से कम भी हम देखेंगे तो कोई हमें 1500-1600 जर्नल्स मिल जाएंगे, या 2000 जर्नल्स मिल जाएंगे। अभी मैंने कुछ डाटा आपके साथ शेयर किया है ग्रुप के अंदर। अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ने का दिक्कत करें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन इस वक्त को 23,000 के करीब जर्नल्स मौजूद है। ठीक है। जो कि ऑथेंटिक है, जिनको पहले जो है वो देखता था क्लैरिविएट या स्कोपस, सॉरी थॉमसन र्यूटर, और अब वो जो बन गया वेब ऑफ साइंस बन गया। तो थॉमसन र्यूटर के बाद अब वेब ऑफ साइंस जो है वो ऑथेंटिक करता है, रिलायबल चेक करता है कि ये जर्नल जो है ये ऑथेंटिक है, या फिर ये प्रीडेटरी जर्नल है। प्रीडेटरी जर्नल क्या होता है कि एक कमरे में बैठ के वो ISSN नंबर ले लेते हैं, या ESSI नंबर ले लेते हैं, और उसमें वो लोगों को कहते हैं कि कॉल फॉर पेपर्स, और आपको ईमेल्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं, और वो चार्ज करते हैं पैसे। मेरी जो साइंसी तारीख है उसका आगाज भी एक प्रीडेटरी जर्नल से हुआ था, जो आज भी गूगल स्कॉलर पे पड़ा हुआ है। तो मैंने 2012 में अपना पहला पेपर छपवाया था BMI, अपने एमफिल बायोकेमिस्ट्री के काम से। और उसके लिए मैंने 25,000 रुपया दिया था, और वो इंडियन जर्नल था एक। ठीक है। और बाद में पता चला कि वो एक प्रीडेटरी जर्नल है। तो हमें ये सोचना है कि जब भी हम जर्नल पे जाना, जर्नल में छापना चाहें अपना काम, तो पहले ये चेक करें कि क्या ये किसी इंडेक्स्ड जगह पर है, क्या इसकी वेब ऑफ साइंस पे मौजूद है, या फिर ये इसको इम्पैक्ट फैक्टर मिला है या नहीं मिला। और दूसरी बात इम्पैक्ट फैक्टर की बता दूं कि जब जर्नल स्टार्ट होता है तो फौरन उसको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलता। 5 साल कम से कम जर्नल पब्लिश करता है, और 5 साल पब्लिश करने के बाद फिर जाकर उसको इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है।
और जो वॉल्यूम होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूँ कि किसी जर्नल का वॉल्यूम 50 है तो इसका मतलब वो 50 साल पुराना जर्नल है। अगर मैं कहूँ कि कोई जर्नल उसका वॉल्यूम नंबर सिर्फ 6 है तो इसका मतलब वो 6 साल पुराना जर्नल है। तो जितना ज्यादा जर्नल बड़ा होता जाता है, यानी कि उसकी ईयर्स में, वो इसका मतलब है कि वो सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं जो कि एकेडमिक पब्लिशिंग करना चाहते हैं और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो उन्हीं को मौका मिलता है फिर। और वो फिर उनको इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है। और ये इम्पैक्ट फैक्टर पहले थॉमसन ड्यूटर देता था, अब वेब ऑफ साइंस देता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि इस जर्नल को पढ़ने वाले कितने हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जो जियो न्यूज है वो उसकी रेटिंग ज्यादा है, इस वजह से जिसको जिसको देखने वाले ज्यादा होंगे, जिस जगह पर विजिबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर रीडेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसी को अटेंशन ज्यादा मिलेगी। और जिसको अटेंशन ज्यादा मिलेगी उसकी रीडेबिलिटी होगी, रीडेबिलिटी की वजह से फिर वो साइट भी होगा। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं, या इंडिया के अंदर या चाइना के अंदर या इवन अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो कि कमरों में पड़े हुए हैं और उनको कोई भी नहीं पढ़ता है। और चूंकि उनको कोई भी नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब है वो फिर साइट पे नहीं होते। तो अपना काम जो आपने मेहनत की हुई है, अमूमन क्या होता है कि हमारे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग होते हैं, अवेयरनेस ना होने की वजह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल एफर्ट कर लें तो वो जो काम उन्होंने किया हुआ है वो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में भी छाप सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक अच्छा मेंटोर साथ में लगा ले जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो, जो वेल कनेक्टेड हो, तो उनका जो पेपर है वो अच्छी जगह पर छप जाता है। जैसे मेरे साथ जो अंडर में काम करते रहे हैं बच्चे, तो वो मेरे भी सुपरवाइजर्स हैं, मेरे भी बॉसेस हैं, गुरुज हैं। तो मैं उनके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, तो अब वो मुझे हेल्प कर देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, तो वो मेरे मेंटोर्स हैं और फिर मैं आगे किसी का मेंटोर बनता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने गुजारिशात की हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होंगी कि जर्नल्स क्या है। ठीक है, अब अगली चीज जो है कि जर्नल को सिलेक्ट कैसे करें। अब एआई के दौर में चीजें बहुत आसान इस तरह से हो गई है कि आपने सिर्फ जाना है गूगल पे। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन शेयर की मैंने, और यहाँ पर आप जाके यहाँ सिर्फ ये लिखे जर्नल फाइंडर्स। ठीक है, और मजे की बात है कि अगर आपने जेमिनाई लिया होगा तो सर्टनली जेमिनाई आपके पास आ गया, तो आप देखोगे हर जो भी जो भी जर्नल है, जो भी पब्लिशर है, जैसे एल्सीवियर एक पब्लिशर है तो इसने अपना जर्नल फाइंडर बनाया हुआ है, स्प्रिंगर नेचर एक पब्लिशर है, इसने भी जर्नल फाइंडर बनाया हुआ है, एमरल्ड जो है ये भी एक जर्नल है, टेलर एंड फ्रांसिस भी है, एमडीपीआई भी है, ये नीचे सारे। तो इन सारों ने अपना क्या किया हुआ है, जर्नल फाइंडर्स बनाए हुए हैं, विले का भी जर्नल फाइंडर है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जर्नल फाइंडर को क्लिक करेंगे। अब जर्नल फाइंडर को क्लिक करने के बाद लेट्स से एक्सेप्ट ऑल कुकीज, व्हाट यू नीड टू नो कि आपने सिर्फ इधर एब्स्ट्रैक्ट डालना है। ठीक है, जो भी आपने काम किया है, लिखा है, उसका एब्स्ट्रैक्ट डालना है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे, लेट्स से आई ट्राई दिस विद यू। अभी हम एक रिसेंटली एक पेपर लिख रहे हैं ऑलरेडी, अभी ये है लेट्स से दिस चैप्टर राइट। तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करता हूँ ऐसे करके, एंडोथेलियल प्रोजेनेटर सेल्स के ऊपर हम काम करें। तो इसको मैं यहाँ पर जाकर सर पेस्ट कर देता हूँ, सर फाइंड जर्नल्स। तो ये फौरन ही मुझे अ, ये नीचे से मुझे बताना शुरू कर देगा कि भाई ये जर्नल्स हैं जिनमें आप छाप सकते हो। न्यूरोबायोलॉजी ऑफ डिजीज है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.6 है, साइड स्कोर 8.9 है, मतलब इसमें जो पेपर छपता है उसका तकरीबन 8.99 के करीब जो है वो साइटेशंस होती हैं पर जर्नल, पर पेपर। और एक दिन में ये डिसीजन दे देते हैं, 2 दिन में ये एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो ओपन एक्सेस चार्ज है वो $4060 है। ठीक है, आर्टिकल पब्लिशिंग चार्ज कहते हैं इसके ऊपर। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन ओपन एक्सेस होने की वजह से, विजिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, तो बिजनेस मॉडल है ये भी। या तो आप जर्नल को अपने राइट्स दे देते कि अब वो बेचेगा, वो फिर पैसे कमाएगा, या फिर आप कह देते हो कि जी आप पैसे ना कमाएं, हम आपको पैसे दे देते हैं और आप जो है हमारा जर्नल ओपन एक्सेस, हमारा जो पेपर है उसको ओपन कर दें ताकि लोग उसको पढ़ सके बगैर किसी पैसे के। तो अमूमन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एंडाउमेंट फंड्स होते हैं, वो ये पब्लिकेशन चार्जेस देते हैं। ऑथर्स नहीं देते, बल्कि यूनिवर्सिटीज देती हैं, ताकि यूनिवर्सिटीज की अगर यूनिवर्सिटीज या रिसर्च ग्रुप्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये जो है ये देती हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, ताकि इनका पेपर ज्यादा पढ़ा जाए। जब ज्यादा पढ़ा जाएगा तो ज्यादा साइट होगा, तो जब ज्यादा साइट होगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी।
दैट इज हाउ इट दिस थिंग वर्क्स। अदरवाइज फिर जर्नल क्या करता है कि जर्नल वो कहता है कि भाई ये पेपर खरीदने के आपको $50 देने पड़ेंगे, $100 देने पड़ेंगे, तो फिर जर्नल कमाता है। तो बट क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लेबर लगती है, काफी साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके पेपर को पढ़ते हैं, एडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, पर्टिकुलर तरीके के साथ छापते हैं, जिसकी ये चार्जेस होते हैं। अब ये आप उसमें से देखें, कोशिश ये करते होते हैं कि जब कभी भी आपने छापना है तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर को टारगेट करें, ठीक है, और उससे रिजेक्ट होना सीखें। और रिजेक्शन साइंस के अंदर एक आम चीज है कि आपका पेपर अगर रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, रिजेक्शन के दौरान भी वो आपको रीजन बताएंगे कि आपका पेपर रिजेक्ट क्यों हुआ है, ठीक है। और अगर वो नहीं बताते तो आप एडिटर से पूछ सकते हैं कि जी बताइए मुझे क्या वजह है कि मेरा पेपर जो है वो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आपको कुछ टेक्निकल इंसाइट्स देता है जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साइंस सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है कि आपको साइंस खुद ब खुद ही, जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक दूसरे को करेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी आया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। मैं एक दफा सिर्फ रिवाइज करने के लिए कह देता हूँ कि जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं और या फिर कीवर्ड्स बनाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट या कीवर्ड्स की बेसिस पे आप किसी भी जर्नल के जर्नल फाइंडर पे या पर आप कीवर्ड्स के हवाले से देख सकते हैं, या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट को आप कॉपी करें और देखें कि जनाब जी कौन कौन से जर्नल्स हैं जिनमें ये वाला पेपर छप सकता है। बेस्ट मैच के जरिए से भी आप कर सकते हैं, जर्नल नेम के जरिए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर के हवाले से भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ साइड स्कोर के हवाले से भी कर सकते हैं। अब साइड स्कोर एग्जैक्टली क्या होता है आप इसको वो चेक कर सकते हैं एआई से, ठीक है। फिर इसके अलावा एक्सेप्टेंस रेट, बिकॉज दो आर टेक्निकल टर्म्स, आई टेन क्या होता है, एच इंडेक्स क्या होता है, साइड स्कोर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप अ, जो पब्लिकेशन टाइप है ओपन एक्सेस, ठीक है, जर्नल विद सब्सक्रिप्शन, आप उसको क्लिक कर दें। इसको आप कहते हैं कि जी मुझे ओपन एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए जर्नल विद सब्सक्रिप्शन, तो फिर वो यहाँ पे आपको वही जर्नल देगा जो कि जिनमें आप बगैर पैसे के पेपर छाप सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। तो एंड आई टोल्ड यू कि सिर्फ एक जर्नल नहीं है, हर हर पब्लिशर, यानी कि जो भी पब्लिशर है, चाहे टेलर एंड फ्रांसिस है, चाहे स्प्रिंगर रेशर है, चाहे एमडीपीआई है, चाहे एल्सेवियर है, हर जर्नल ने अब अपना जर्नल फाइंडर बनाया हुआ है ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि आप किस जर्नल में अपना पेपर छाप सकते हैं। यहाँ पर मैं गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक दो दिन तक फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आप मैं रिकॉर्डिंग बंद करो। आप अब कोई